अच्छा भाई, आज का टॉपिक है और उसका नाम थोड़ा अजीब सा है, उसको कहते हैं बाज़ल अकॉर्ड्स। इसको अंग्रेज पढ़ता है बाज़ल अकॉर्ड, एच का भी साउंड लाता है। तो हम भाई लोकल लोग हम पढ़ेंगे उसको बाज़ल अकॉर्ड, ठीक है। अब ये बाज़ल अकॉर्ड्स हैं क्या? देखिए, बैंकिंग जो पूरा सिस्टम इस वक्त क्रिएटेड है, उसके पीछे कोई ना कोई रूल्स होते हैं, लॉज होते हैं, ठीक है। बैंकिंग को आप शुत्र बेमहार नहीं छोड़ सकते। शुत्र बेमहार समझते हो किसे कहते हैं? नहीं। शुत्र कहते हैं ऊंट को, महार कहते हैं उसकी लगामों को। बे का मतलब है अनअवेलेबिलिटी, तो वह एक ऐसा ऊंट जो कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। हाँ, जो कहीं भी यूज कर सकते हो, कहाँ कहीं भी जा सकता है वो, यानी कि उसकी कोई लगाम नहीं होती। तो हम ऐसे बैंकिंग सिस्टम को छोड़ सकते हैं? यस और नो? क्या हम बैंकिंग सिस्टम को शुत्र बेमहार छोड़ सकते हैं? हाँ जी। सर ये अरे है नहीं क्या छोड़ सकते शुक्र? भाई। अरे यार, अभी तो मतलब समझाया कसम से यार। एक ऐसा जानवर जिसकी लगामें ना हो, उसको शुक्र बेमहार कहते हैं। इससे आसान अल्फाज में बेटे मैं नहीं समझा सकता। बस सेटअप समझ में आ गया। बस समझ में आ गया ना, वेरी गुड। तो कंटिन्यू करते हैं। देखो भाई, उस एक बैंकिंग सिस्टम में कुछ रेगुलेशंस होती हैं। अच्छा, वो रेगुलेशंस होती हैं रिस्क से रिलेटेड, बिजनेस के रिस्क से रिलेटेड। अब बैंकिंग बिजनेस के अंदर रिस्क क्या होता है ये बताओ। हाँ जी, सर लैंडिंग मनी। वो तो फंक्शन है ना। रिस्क क्या है बैंकिंग में? सर मनी इन्वेस्ट की और वो रिकवर नहीं हुई। वो रिकवर नहीं हुई और कस्टमर पे डिफॉल्ट कर जाए। कस्टमर डिफॉल्ट कर जाए और सर चोरी। चोरी। अच्छा जी। और देखें, एक रिस्क होता है बिजनेस से रिलेटेड जिसको हम कहते हैं कैपिटल रिस्क। कैपिटल रिस्क का मतलब ये है कि आपके पास कैपिटल की कमी पड़ जाए, यानी फंड्स की कमी पड़ जाए। एक होता है ऑपरेशनल रिस्क जो आपके बिजनेस के ऑपरेशन से रिलेटेड होता है, यानी आप बिजनेस कर रहे हो और आपके प्रोसीजर्स, आपके सिस्टम्स, आपके इंटरनल फैक्टर्स की वजह से, डिजास्टर वगैरह वगैरह, राइट, इसकी वजह से रिस्क क्रिएट हो, लॉस क्रिएट हो। और एक होता है मार्केट रिस्क जो एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से क्रिएट होता है। अच्छा, रिस्क का मतलब तो जानते हो ना क्या होता है? हाँ बेटा, रिस्क पता है ना किसे कहते हैं? रिस्क किसे कहते हैं बेटा? ओ बच्चा लोगों, रिस्क किसे कहते हैं? सर जिसमें नुकसान हो। जवाब भी नहीं दे रहे। हाँ, नुकसान हो। यानी अगर मैं कहूं कि रिस्क इज द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस, बात सही है? यस सर, नुकसान के चांसेस हो ना सर। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, जैसे कि नाश्ते के चांसेस होते हैं। क्यों बेटे उमैर? तो नहीं सर, चांस नहीं, वो तो कंपलसरी, वो तो करना पड़ता है। अच्छा, वो कंपलसरी है, वो करना पड़ता है। कभी कभी चांस पे भी लग जाता है ना, इसलिए खैर छोड़ो। तो बात हो रही थी। आपने चांस लगवाया ही नहीं। हाँ, मैंने चांस नहीं लगवाया। कैसा अच्छा बच्चा ये सामने होते ना, ऐसा लगाता मैं ना, तबीयत खराब करता। कोरोना वाला थप्पड़ लगाता मैं। सर कबूल है, सर कबूल है, आप लगा नहीं सकते। बेटा, अभी नहीं, अभी नहीं, वो किसी और जगह बोलना होता है ये। इतनी जल्दी हजारों ख्वाहिश है ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले कहीं दम ना निकल जाए। चलो छोड़ो यार, कहीं और चले जाएंगे हम। तो बेटा, रिस्क होते हैं तीन तरह के। एक होता है कैपिटल रिस्क, जिसमें आपको कैपिटल की डेफिशिएंसी का सामना करना पड़ सकता है, फंड्स की डेफिशिएंसी का सामना करना पड़ सकता है। दूसरा ऑपरेशनल रिस्क, उसके अंदर आपके बिजनेस के ऑपरेशन से रिलेटेड कोई रिस्क क्रिएट होता है, आपके अपने फंक्शन से, सिस्टम से, प्रोसीजर से रिलेटेड कोई रिस्क क्रिएट होता है। एंड द थर्ड वन इज मार्केट रिस्क, यानी एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से कोई रिस्क क्रिएट हो रहा है।
आपको याद होगा हमने प्रिंसिपल्स ऑफ लेंडिंग पढ़े थे, और प्रिंसिपल्स ऑफ लेंडिंग के अंदर मैंने आपको प्रिंसिपल ऑफ सेफ्टी पढ़ाया था। प्रिंसिपल ऑफ सेफ्टी के अंदर 5 C's ऑफ क्रेडिट मैनेजमेंट थे। 5 C's के अंदर कंडीशंस का एक सी था, वो मैंने दो दूर लिंक किया घुमा फिरा के, याद आया? यस हाँ, सर। तो कंडीशंस के अंदर बेटा मैंने आपको इंटरनल एंड एक्सटर्नल कंडीशंस बताई थी। तो जो रिस्क इंटरनल कंडीशन से एसोसिएटेड होता है वो ऑपरेशनल रिस्क होता है, और जो रिस्क एक्सटर्नल कंडीशन से एसोसिएटेड होता है उसको मार्केट रिस्क कहते हैं। क्लियर है ना? ओके बेटा, अब आ जाइए जरा छापने की जाने। अब मैं रिस्क का एक पैराग्राफ लिख रहा हूँ पूरा, और फिर ये रिस्क की तीनों काइंड जो मैंने कैपिटल, ऑपरेशनल और मार्केट रिस्क कही, मैं वो लिख रहा हूँ। आप शाबाश, कमर कस लीजिए, सीट बेल्ट बांध लीजिए और स्टार्ट कर दीजिए। सर मेरा एक सवाल था। जी जी बिल्कुल, था तो खत्म हो गया ना सवाल, तो नहीं जवाब दूंगा उसका मैं। नहीं नहीं, अभी वापस आ गया है दिमाग में। तो आपने कहा ना था, आपने है। अभी वापस आ गया, पहले था, कल था, वापस आज आ गया। अच्छा बोले बोले बेटा। अच्छा सर, ये पेपर में जो क्वेश्चन होता है उसका आंसर मतलब हमें एक तरह से बिल्कुल वर्ड टू वर्ड लिखना होता है या कुछ ऑन वर्डिंग्स भी हो सकती है? ये देखो बेटा, ये जो मैंने आपको वो पढ़ाए थे ना, क्या मैंने आपको जो प्रूडेंशियल रेगुलेशंस लिखवाए, उसमें आपको एज इट इज लिखना पड़ेगा। अभी उसके Okay. अलावा हमने फिर मनी एग्रीगेट्स लिखा। मनी एग्रीगेट्स में हेडिंग्स चेंज नहीं कर सकते, उसका कॉन्सेप्ट चेंज नहीं कर सकते, वर्डिंग्स आगे पीछे कर सकते हो। प्रूडेंशियल रेगुलेशन में तो बेटा कुछ भी नहीं आगे हो सकता। और बड़ी मजे की बात होता है, प्रोटेक्शन रेगुलेशन अक्सर पूछा जाता है पेपर में। तो ये सारा बेटा जो मैं लिखवा रहा हूँ ना, जितना भी पोर्शन मनी से रिलेटेड है ना, ये जो मैं आपको बाकायदा लिखवा रहा हूँ, आपको एक मुशक्कत में डाल रहा हूँ मैं, उसका रीजन यही है कि वो आपको एज इट इज लिखना होता है ज्यादातर। और दूसरा रीजन मैंने आपको शायद शुरू में बताया होगा सेमेस्टर के, कि बैंकिंग का पोर्शन तो आपको बहुत सारी किताबों से मिल जाता है, लेकिन ये जो मनी और इससे रिलेटेड जितना भी टॉपिक्स है ना, उसका मटीरियल आपको मुश्किल से मार्केट में अवेलेबल है। ठीक है, इंटरनेट पे सर्च करने जाओगे बहुत मिल जाएगा, उसको कंसाइज करना मुश्किल हो जाएगा। तो मैं जितना लिखवा रहा हूँ इसमें से कुछ मटेरियल किताबों का शामिल है, कुछ बाकायदा रेगुलेशंस का शामिल है, और वो कुछ बाकायदा मैंने इंटरनेट से उठाया है। तो इसीलिए आपको मैंने एक ऐसा कॉम्बिनेशन दिया है कि आपको इस पोर्शन से रिलेटेड मसला ना हो, राइट? तो इसमें मैं जो भी लिखवा रहा हूँ उसको कोशिश करेंगे बेटा एज इट इज लिखा जाएगा, और यही मार्क्स गेनिंग के टॉपिक्स हैं, ये बात भी याद रखिएगा। अब तक मनी एंड बैंकिंग में हिस्ट्री पूरी तो याद नहीं है, लेकिन गुमान मेरा यही है अब तक मार्क्स इसमें कम नहीं आते, मतलब इसमें ज्यादा ही मार्क्स मिलते हैं, राइट? ये प्रूडेंशियल रेगुलेशंस की वजह से, मनी एग्रीगेट्स की वजह से, बाज़ेल अकॉर्ड्स की वजह से आपको ज्यादा नंबर गेन कर लेते हैं। और यही वजह है कि मैं इसका मटेरियल बाकायदा लिखवाता हूँ। अगर अभी स्क्रीन शेयर से नहीं होता, मैं क्लास में डिक्टेट करवा रहा होता आपको। तो बेटा इसको तो एज इट इज कॉपी कर लो, और बैंकिंग का पोर्शन आप अपनी तरफ से लिख सकते हो। चलो सर, कर लेते हैं आपके लिए। नहीं मेरे लिए नहीं, अपने लिए मुन्ने, अपने लिए। सर मसला है ना सर, एक सर रट्टा क्या नहीं मारा मसला है मेरे जाता। बच्चे? सर अरे रट्टा नहीं रट्टा नहीं मारा लगा, जाता। मैं आपको इसका हल बताता हूँ। यस आप सर, लिखते भी ना और श्योर, व्हाई सुनते भी नॉट। ना। देखिए, किसी जमाने में कैसेट्स होते थे, राइट? टेप रिकॉर्डर होता था। यस सर, होते हैं, अभी भी होते हैं। अभी होता है, लेकिन दे आर वेरी रेयर केसेस। ठीक है, अब आपके पास माशाल्लाह मोबाइल फोन्स अवेलेबल है। अब मोबाइल फोन के अंदर एक ऑप्शन होता है जिसको हम रिकॉर्डिंग कहते हैं। ठीक है, आप जी सर। मोबाइल फोन में काफी मौसीकी भी सुनते होंगे, कुछ लोग पक्के राग भी सुनते हैं। ठीक हो गया, कुछ लोग जो है वो धुने भी सुनते हैं, अपना अपना, कुछ लोग कवालियां सुनते हैं और कुछ लोग गालियां सुनते हैं दूसरों की। ठीक है, अच्छा अब डिपेंड करता है कि आप क्या सुनते हैं। ठीक है, वो मेरा फिलहाल मौजूद नहीं है। बताने का मकसद ये कि जो जो आप सुनते हो ना वो ज्यादा देर तक याद रहता है। तो आपको एक छोटी सी एफर्ट्स करनी होंगी, मेजॉरिटी नहीं करते, लेकिन जिन्होंने भी एक्टिविटी की है, मैं शर्तिया कह रहा हूं कि उसका रिजल्ट बहुत जल्दी और बहुत जबरदस्त मिला है। आजमाइश शर्त है। आजमाइश ये कि जो कुछ भी आपको रटना है, आप उसको मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर लें, उसको मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर लें और फिर उसको सुनते रहें। 2 दफा सुनेंगे आपको वो चीज याद हो जाएगी।
क्योंकि इंसान जो देखता है वो सबसे ज्यादा याद रहता है, जो सुनता है वो उससे थोड़ा कम याद रहता है, जो पढ़ता है वो सबसे कम याद रहता है। तो या तो आप उसको लिख के कहीं लगा दें अपनी दीवारों पे, जो कि टेक्निकली पॉसिबल नहीं है, ठीक है। जो पॉसिबिलिटी है वो ये है कि आप उसको सुन लें, रिकॉर्ड करें, रिकॉर्ड करके बाद जब आप सुनेंगे तो आपको वो चीज़ जल्दी याद हो जाएगी। हमारे एक उस्ताद थे, रिटायर्ड मेजर, नहीं रिटायर्ड कर्नल, ठीक है। तो उन्होंने अपना एक एक्सपीरियंस भी शेयर किया था, और वो यूँ समझ लीजिए कि मेरी इसी बात की कंटिन्यूटी थी। तो वो कहते थे कि हमें जब भी किसी मशीनरी का या किसी वेपन का या किसी टैंक वगैरह का स्ट्रक्चर याद करना होता था, जो कि बहुत मुश्किल काम होता था उस वक्त, तो कहते थे हम उसका चार्ट्स बना के अपने जो हमारा हॉस्टल होता था हम वहाँ की दीवारों पे पेस्ट कर देते थे, राइट। अब आते जाते वो चीज़ नज़र में पड़ रही होती थी, तो जब कभी एग्जाम में बैठे होते थे और चीज़ स्लिप हो जाती थी जहन से, यार फला स्ट्रक्चर जहन से निकल गया, अब चीटिंग बाजार तो नहीं होती है, तो फिर हम ये सोचते थे कि यार अच्छा अगर याद नहीं आ रहा स्ट्रक्चर तो ये याद करो कि कौन सी दीवार पे लगा हुआ था, यानी रूम में एंटर होने के बाद सीधे हाथ पे था, उल्टे हाथ पे था, सामने था, ऊपर था, नीचे था। जैसे ही ये क्लिक हो जाता था यार ये तो सीधे हाथ वाला चार्ट था, फौरन से वो पूरा चार्ट माइंड में क्लिक हो जाता था। तो जो चीज साइकोलॉजी आप पढ़ना चाहें, साइकोलॉजी में ये कहा जाता है कि आप जो चीज देखते हो वो सबसे ज्यादा याद रहती है आपको, जो चीज आप सुनते हो वो उससे कम याद रहती है, और जो चीज आप पढ़ते हो वो सबसे कम याद रहती है। ये जनरल रूल है, लेकिन कुछ लोगों का हाफजा इतना फोटोग्राफिक मेमोरी होती है कि वो एक दफा पढ़ लेते हैं उनको याद हो जाता है। तो उसके लिए फिर अगर नहीं है तो फिर बादाम खाइएगा सुबह निहार मुंह, वो इस तरह कर लें, वरना फिर जो मैंने तरीकाकार किया उसको अडॉप्ट कर लें। तो मेरा ख्याल से मेरी तकरीर का कुछ थोड़ा सा तो फायदा होगा आपको अगर आप कोशिश करेंगे, मेरी बात मानेंगे। वैसे तो बच्चे हाँ उड़ा देते हैं, पागल हो इंशाल्लाह, नहीं नहीं सर, कौन इंशाल्लाह याद करता आपकी है। बातों की देखिए रिकॉर्डिंग हो रही है, हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं आपकी बातों की। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, आप बिल्कुल रिकॉर्ड करें, मेरे सारे वर्ड्स को आप रिकॉर्ड करें। मैं हर अपने 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 एक एक लफ्ज का मैं खुद जिम्मेदार हूँ, और मैं उसको किसी भी एक हमारे बुजुर्ग उन्होंने कहा, शायद आपने सुना हो, कोई भी अल्फाज मुंह से और कलम से उस वक्त निकालो जब आप इस बात के बारे में श्योर हो कि आप किसी अदालत में उसको प्रूफ कर सकते हैं। जब आप उसको दुनिया की किसी अदालत में प्रूफ कर सकते हैं तो फिर गालिब गुमान यही है कि आप उसको अल्लाह की अदालत में भी प्रूफ कर लेंगे, और आप ना दुनिया में ना आखिरत में कहीं भी शर्मिंदगी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो जो कुछ भी कहा है आप उसको बिल्कुल लिख सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं, मैं उसको जस्टिफाई कर सकता हूँ इंशाल्लाह। अच्छा भाई, तो आज तकरीर भी सुन रहे हैं आप मेरी और तहरीर भी देख रहे हैं आप मेरी, यानी कि हम यस सुन भी सर, रहे हैं और लिख भी रहे हैं, तो आप कंटिन्यू अच्छा एक रखिए, थोड़ा सा अच्छी बात है कॉम्बिनेशन रेडियो प्रोग्राम लग रहा है बेटा मुझे तो। सर, हमें मजा आ रहा है। हाँ पता है, मुझे सुनने में आता है, इसीलिए मैं आपसे कहा जब आप रिकॉर्ड करके सुनोगे ना अपना वही टॉपिक, आपको मजा आएगा, आपको जल्दी याद हो जाएगा। आजमाइश शर्त है, एक बार आजमाइश बार बार फरमाइश। सर ये तो सुमामा की मेहरबानी है, वो रिकॉर्ड करता है, थैंक्स टू हिम। बहुत बहुत अच्छी बात है, इट इज एक्सट्रीमली वेरी गुड कि अगर कोई भी आपका स्टूडेंट फेलो जो है वो रिकॉर्ड कर रहा है और उसके बाद आपको शेयर कर देता है, बट अगेन वो सिर्फ एक फाइल की सूरत में नहीं रहना चाहिए, इट शुड बी इम्प्लीमेंटेड। ठीक है बेटा। ऑनलाइन क्लासेस की वजह से मुसलसल बोलने की, वैसे तो बोलने की क्लास में भी आदत थी, लेकिन जाहिर सी बात है क्लास में आप सवाल करते हैं, एक कोई कॉपी कर रहे होते हैं बोर्ड पे, तो एक छोटा सा ब्रेक भी आ रहा होता है। लेकिन ऑनलाइन क्लासेस में चूंकि मुसलसल बोलना होता है, पास क्लासेस के अंदर तो रिकॉर्डेड है कि मैंने 1.5 घंटे क्लास किया, मैं 1 घंटा 25 मिनट कंटिन्यूअस बोला हूँ विदाउट एनी ब्रेक। तो फील हो रहा था कि यार रेडियो पे प्रोग्राम कर लेते हैं, पर मेरी आवाज इतनी मुज़हका खेज जाती है, मतलब आप यकीन करें, आपको पता नहीं, मुझे मैं माइक पे कभी नहीं पढ़ा था क्लास में, शुरू में पढ़ाया था मैंने काफी अर्सा पहले, मेरी आवाज इतनी अजीब सी जाती है उस पर कि मुझे मेरी खुद हंसी छूट जाती थी, तो मैंने माइक पे पढ़ाना ही छोड़ दिया। तो एक वक्त आया कि मैंने सोचा कि यार रेडियो पे अप्लाई करते हैं कोई प्रोग्राम के लिए, इतना मुसलसल बोलने पर फिर अपनी आवाज सुन के हंसी आती है, मैंने छोड़ दिया।
अच्छा चले, आप कॉपी करें, मैं इसको वाइंड अप कर रहा हूँ, मतलब वाइंड अप से मतलब ये कि ये टॉपिक खत्म करके फिर आगे बढ़ूंगा। ये माइक अनम्यूट कर लिया करें अपने। अच्छा जी बाज़ेल अकॉर्ड्स इस वक्त आपके सामने, यानी बाज़ेल अकॉर्ड अभी शुरू नहीं हुए, बल्कि उसके से रिलेटेड जितने भी रिस्क हैं हमने सिर्फ उनको फिलहाल आइडेंटिफाई किया है, क्योंकि ये सारे रेगुलेशंस जो हैं ये इन्हीं रिस्क को मिटिगेट करने के लिए, इन्हीं रिस्क को कम करने के लिए। इसको देखें, ये मैं हाईलाइट कर रहा हूं इधर, बाज़ेल कमेटी ऑफ बैंकिंग सुपरविजन, इन्होंने ये रूल्स दिए हैं जो कि स्विट्जरलैंड में बनाए गए थे, और उसके बाद दुनिया के बेशतर ममालिक में इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। इनको BCBS कहते हैं, बाज़ेल कमेटी ऑफ बैंकिंग सुपरविजन। तो यहाँ पे ये रेगुलेशन जो है वो प्रपोज किए गए थे। यहाँ तक पहुंचे बेटा, डन लिखें, फिर मैं बाज़ेल 1, बाज़ेल 2 और बाज़ेल 3 की तरफ जाऊंगा। 3 है, छोटे छोटे से, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इंशाल्लाह। ठीक है बेटा, तो जैसे यहाँ तक कॉपी हो जाए फौरन से चैट में डन लिखो, आई देन मूव फॉरवर्ड। ठीक है, बेजल सीड उसको कहते हैं यार, क्या नाम है उसका उर्दू में, तुख मलंगा, उसको बेजल सीड कहते हैं, जो शरबतों में ठंडे मशरूबात के साथ जो इस्तेमाल होता है, जिसकी तासीर बड़ी ठंडी होती है, वो बेजल सीड होता है। आई डोंट नो उसकी स्पेलिंग ये है या नहीं है, आप गूगल कर लें। तुम कहां से लेके आते हो यार, तुम्हारा दिमाग कहाँ कहाँ चल रहा होता है बेटे, एक नन्ही सी जान और तुम्हारा दिमाग इतना माशाल्लाह तेज चलता है कि कहाँ पहुंच जाता है तुम्हारा दिमाग। हाँ हाँ, ये वही सिटी है बेटा, स्विट्जरलैंड की जो सिटी है, उसी उसी का ये रेफरेंस है बाज़ेल अकॉर्ड्स में, वहीं पे ये प्रपोज हुए थे। तो बेटा मैंने अभी यही तो कहा था, स्विट्जरलैंड में हुए थे प्रपोज। चलें जी, अब मैं जरा बाज़ेल 1 की तरफ जा रहा हूं। मैं नहीं सुना नहीं, मैंने सुना नहीं, एक तो ये मुझे पढ़ने में बहुत दिक्कत होती है, ये अजीब सी रोमा उर्दू। चलें जी, मैं इसका फर्स्ट पैराग्राफ हाइड कर रहा हूं, यानी कि यहां से अब कैपिटल रिस्क से मैं रहने देता हूं, और नीचे मैं बाज़ेल 1 लिख रहा हूं। आप मुझे एज इट इज फॉलो कीजिएगा।
यहाँ तक पहुंचिए बेटा, फिर आगे बढ़ते हैं। सर अगर बेसिल अकॉर्ड्स का क्वेश्चन आएगा तो हम डायरेक्ट बेसिल 1 बेसिल 2 करके देंगे या रिस्क फैक्टर भी पहले मतलब स्टार्टिंग से बताएंगे? नहीं, रिस्क का आपका क्वेश्चन अलग आता है और बाजल का क्वेश्चन अलग होता है, ठीक है। ओके सर। डन बेटा, पहुंच गए यहाँ तक। अब देखें बाजल 1 के अंदर एग्जैक्टली वही लिखा है जो मैंने ऊपर कैपिटल रिस्क की बात आपको बताई थी। सर 2 मिनट प्लीज। अच्छा बेटा प्लीज। अजी डन बेटा जी। अच्छा रिस्क तो लिख लिया होगा ना। अब इसे 3 पिलर्स को मैं लिख दूं। सर हो गया सर जी, हो गया। जी सर हो गया। अच्छा बेटा, अच्छा अच्छा बेटा, जी सर डन। अच्छा बेटा। सर आप बोल बोल के पढ़ाए ना, क्लास बोरिंग लग रही है।
मतलब मैं आपकी यहाँ बोरियत दूर करने के लिए बैठा हुआ हूँ? नहीं सर, मगर क्लास बोरिंग लग रही है फिर ना, क्या सर करें? क्लास बोरिंग लग रही है तो आप अपने लिए खुद एंटरटेनमेंट का बंदोबस्त कर लीजिए। फिर मैं पढ़ नहीं पाऊंगा। ये तो आपके ज़र्फ पे डिपेंड करता है। नहीं सर, अब शुरू में पढ़ा रहे थे ना, पढ़ाई भी हो रही थी, जी जी। बोरियत भी नहीं थी। अच्छा, आपने कहा भी था आपकी आवाज इतनी अच्छी है। बहुत बहुत अच्छी बात है। मैंने आपसे अर्ज किया था कि मेरी आवाज इतनी अच्छी नहीं है। सर अच्छी है खैर, माशाल्लाह जो से। मैंने अभी बात बताई आपको, क्या आप में से इस पे कोई अमल दरामद करने की कोशिश करेगा? सर मैं करूंगा ना इंशाल्लाह। हाँ जी, आप करेंगे? इंशाल्लाह, इंशाल्लाह अल्लाह जी ने सर, चाहा तो। कुछ ट्राई किया है तो फिर ये भी ट्राई कर लेते हैं एक बार। हाँ, एक बार ये भी तजर्बा हो जाए। देखिए, जिंदगी इज नथिंग बट गेटिंग दी एक्सपीरियंसेस। ये जो लोग तजर्बात से घबराते हैं ना, अब मैं इतना हार्श स्टेटमेंट तो नहीं देता कि वो जिंदगी में कुछ नहीं करेंगे फला फला, लेकिन एटलीस्ट सीखते कम है जो लोग तजर्बा कम करते हैं। हमारे यहाँ मार्केट के अंदर, कंज्यूमर मार्केट के अंदर, जिसको हम एफएमसीजी के प्रोडक्ट्स कहते हैं, एफएमसीजी समझते हो? फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। वो गुड्स जो आप डेली बेसिस पर खरीदते हो, जिनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। तो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स के अंदर जो आपका कंज्यूमर है वो तजर्बात कम करता है। जैसा मिसाल के तौर पे आपको याद है जब ये रिसेंट इलेक्शंस हो रहे थे, और इलेक्शन के दिनों में मिरिंडा का एक नया फ्लेवर लॉन्च हुआ था, याद है किसी को? हाँ जी, किसी को याद है मिरिंडा का एक नया फ्लेवर? यस, ग्रीन कलर का फ्लेवर था। यू आर राइट। बोल के बताएंगे तो अच्छा, मैं बार बार चैट नहीं देख सकता, मैं टाइप कर रहा हूँ तो। जैन को याद है सर। जैन को याद है, बिल्कुल सही याद है। जैन, उसका फ्लेवर थोड़ा सा माइंड में है कि किस तरह का फ्लेवर था। आपको अब मैं अपनी इंटरप्रिटेशन बताऊंगा कि मैंने उसको क्या समझा था। हाँ जी, जैन याद है बेटा? जैन को नहीं याद है लगता है। अच्छा, शायद जैन, नो सर, याद नहीं है। चले, मैं आपको याद दिला देता हूँ जो जो इस वक्त मेरी याददाश्त साथ दे रही है मेरा। आप स्ट्रिंग लें और आप पाकोला ग्रीन कलर वाली लें, और उन दोनों को मिक्स कर दें। कुछ इस किस्म का फ्लेवर उन्होंने लॉन्च किया था। ये मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग थी, आप इख्तलाफ कर सकते हैं उससे। सवाल ये सर, वो फ्लेवर चला क्यों नहीं? सवाल ये है, वो फ्लेवर चला क्यों नहीं? वो फ्लेवर इसलिए नहीं चला क्योंकि पाकिस्तान की मार्केट के अंदर इस तरह के तजर्बात बहुत कम होते हैं। लोगों को नहीं पसंद आया, बेकार, आपने कहा बेकार था, ठीक हो गया। लेकिन वही चीज अगर किसी और मार्केट में बहुत ज्यादा चल रही है तो फिर आप उसको बेकार तो नहीं कर सकते। अच्छा देखो, कुछ रीजन के जो लोग होते हैं उनके टेस्ट बर्ड्स जो होते हैं वो दूसरे रीजन से डिफरेंट होते हैं। हो सकता है कि हमारे टेस्ट बर्ड्स को वो चीज सेटिस्फाई ना की हो, एक बात। दूसरी बात, हम तजर्बात करने से घबराते हैं। उसकी वजह यह है कि हमारे पास लिमिटेड इनकम होती है। इस वजह से हम कहते हैं यार, अगर मैंने यही इनकम वहां पे स्पेंड कर दिया, वो तजर्बा नाकाम हुआ, तो आप नेक्स्ट टाइम तजर्बात करने से घबरा जाते हैं।
अब जैसे नेस्ले कंपनी ने, अजान मुझे बेटा फिर बात करता हूँ, मैं लिख रहा हूँ अलबत्ता। ओके बेटा, ये बाज़ल अकॉर्ड्स थे तीनों, आप यहाँ तक पहुँच जाएं, फिर हम आगे बढ़ेंगे।
अजी डन बेटा। अरे बच्चा लोगों, जी सर हो गया। जी सर हो गया। अच्छा जी। हाय जी सर, काफी लोग बाकी का वेट कर लेते हैं। वेट जनाब, पहले सर वेट करें, मैं आ रहा हूँ 1 मिनट। ओके जी, तो आप यहाँ तक हो गया होगा, तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अच्छा, अब बाज़ल अकॉर्ड्स तो खत्म हो गए। अब कुछ शॉर्ट नोट्स हैं जो मुझे आपको लिखवाने हैं ना, ज्यादा नहीं है, थोड़े से हैं, ठीक है। उसके बाद फिर मैं क्लास वाइंड अप करूंगा। तो आप हेडिंग डालिए अपने पास शॉर्ट नोट्स की। पहला शॉर्ट नोट लिखेंगे हम स्टैंडिंग ऑर्डर के ऊपर। स्टैंडिंग ऑर्डर क्या होता है? आपको याद है स्टैंडिंग ऑर्डर क्या होता है? शायद मैंने बताया था क्लास में। जी सर, आपने बताया था कि अगर हाँ बैंक बताओ से बेटा। मतलब आपको कोई काम करवाना हो, मतलब जैसे कोई आप इंश्योरेंस वगैरह कर रहे हैं और आप उसके उसके जो फीस है या उसकी चार्जेस वो आप हर महीने चाहते हैं कि आपके लिए बैंक वो दे दिया करे, तो आपको बैंक को मतलब ऑर्डर देने पड़ते हैं, इस टाइप का कुछ था ना शायद। जी जी बिल्कुल, आपने तकरीबन बात सही कही है कि आप बैंक से अगर कोई पेमेंट या रिसीविंग की सर्विसेज लेना चाहते हैं तो आपको लिख के इन्फॉर्म करना होगा, और उसी को स्टैंडिंग ऑर्डर कहते हैं। वेरी गुड यार, आपको तो याद है, एक्सीलेंट। चलें फिर जल्दी से लिखें। ओके बेटा, ये तो था स्टैंडिंग ऑर्डर। अच्छा, एक होता है गार्निशी ऑर्डर। मेरा नहीं ख्याल कि ये आपके जहन में होगा। हाँ, गार्निशी ऑर्डर से रिलेटेड कुछ याद है? नहीं सर। हाँ, गार्निशी ऑर्डर आता है कोर्ट की तरफ से। कोर्ट ऑर्डर करता है बैंक को कि आप ये पेमेंट मिस्टर XYZ के अकाउंट से निकाल के मिस्टर ABC के अकाउंट में ट्रांसफर कर दें। तो गार्निशी ऑर्डर हमेशा बैंक की तरफ, उसकी तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से आता है, कोर्ट की तरफ से आता है, और उसके अंदर बैंक को वो इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना निहायत जरूरी होते हैं, राइट। यानी एक कस्टमर के अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करने के ऑर्डर्स को गार्निशी ऑर्डर्स कहा जाता है। अब मिसाल के तौर पे एक शख्स ने लोन लिया और वो रिटर्न नहीं कर रहा, ठीक है।
और उसके अकाउंट में पैसे मौजूद हैं, तो कोर्ट की इन्वेस्टिगेशन के बाद जब पता चला कि अकाउंट में पैसे मौजूद हैं तो कोर्ट उस बैंक को इंस्ट्रक्ट करेगा कि आप इस अकाउंट से पैसे निकालो और इस अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। उसको गार्निशी ऑर्डर कहते हैं। गॉट इट? ओके बेटा, गार्निशी ऑर्डर कॉपी करें, मैं जरा बिस्किट खाऊं। किसी भी केस में नहीं होता हम ना, होता बेसिकली ये है कि अगर आपने किसी को लोन दिया XYZ पर्सन को, वो लोन वापस नहीं कर रहा, आपने उसको नोटिस दिया, फाइनली आप उस पर केस फाइल करोगे। जब आप केस करोगे तो कोर्ट इन्वेस्टिगेट करेगा यार इस बंदे की कोई अकाउंट्स तो नहीं है। जब पता चला कि इस बंदे का कोई अकाउंट मौजूद है और उसमें इतना पैसे हैं कि वो आपको दिए जा सकते हैं, तो आप कोर्ट में एक समन फाइल करते हो और उसके बिहाफ पे आपको कोर्ट का एक ऑर्डर मिल जाता है, राइट? और वो ऑर्डर लेके आप बैंक के पास जाते हो, बैंक आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है उस अकाउंट से पैसे। तो जब आप केस करते हो ना, तो भी हो सकता है अगर कोई डिफॉल्टर है और कोर्ट खुद नोटिस ले तो भी हो सकता है। सर नोटिंग एंड प्रोटेस्टिंग टाइप में ये काम करेगा? बिल्कुल काम करेगा, क्यों नहीं करेगा? मतलब ये नोटिंग और प्रोटेस्टिंग नहीं होता है? हाँ, प्रोटेस्टिंग, आप जब प्रोटेस्ट करोगे कि पैसे नहीं मिले, तो अगर उसके अकाउंट में होंगे तो कोर्ट ऑर्डर देगा उसको के अकाउंट में ट्रांसफर करो पैसे। आपको अभी क्या है, मैं जरा बिस्किट एंजॉय कर लूं। जी बेटा, जितनी भी पेमेंट होगी उस अकाउंट में वो ट्रांसफर हो जाएगी। या जितनी पेमेंट का कोर्ट उसको ऑर्डर करेगा।
अब मिसाल के तौर पे आपने अपना घर बनवाने के लिए एक कॉन्ट्रैक्टर को हायर किया, एक बिल्डर को हायर किया, ठीक हो गया। 2 मंजिला घर बनना था, आपने पूरे 2 मंजिला पैसे एडवांस दे दिए उसको, उसने 1 मंजिल बना दी और अगली मंजिल वो नहीं बना रहा, तो कोर्ट कहेगा भाई जो अगली मंजिल की कंपनसेशन है वो रिटर्न कर दो आपको, तो वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। गॉट इट बेटा? जस्ट अ सेकंड बेटा, मैं कंटिन्यू कर रहा हूं, जस्ट होल्ड ऑन प्लीज। ओके बेटा, नेक्स्ट पॉइंट की जानिब चलते हैं। और ये नोट है बैंकर्स लियन। लियन का मतलब याद है? हाँ बेटा, लियन का मतलब याद है? लियन का मतलब याद है बेटा? उधार नहीं बेटा, उधार नहीं, सोचो। सर वो शायद चीजों की जो पोजीशन रखने वाला कुछ था। हाँ 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 हाँ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। लियन का मतलब होता है राइट टू होल्ड, राइट टू होल्ड द प्रॉपर्टी, राइट टू होल्ड द पेपर्स, राइट टू होल्ड द सिक्योरिटी। तो लियन का मतलब होता है राइट। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं, राइट? आप किसी बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं तो आप कुछ डॉक्यूमेंट्स जमा कराते हैं ना, एनआईसी कॉपी भी देते हैं, प्रूफ ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी देते हैं, सोर्स ऑफ इनकम भी बताते हैं और ब्ला ब्ला ब्ला। तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स बैंक के पास होते हैं। अब बैंक का राइट है कि बैंक उन डॉक्यूमेंट्स को होल्ड करके रखेगा अपने पास। बिल्कुल इसी तरह जब आप बैंक से कोई लोन लेते हो तो बैंक उसके बदले आपसे सिक्योरिटीज लेता है, बैंक उसके बदले आपसे सिक्योरिटीज लेता है। वो सिक्योरिटीज को उस वक्त तक होल्ड करके रखता है जब तक आप पैसे वापस ना दे दो, वो भी लियन कहलाता है। जो जनरल डॉक्यूमेंट्स होते हैं अकाउंट्स ओपनिंग से रिलेटेड या बाकी किसी और ट्रांजैक्शन से रिलेटेड, तो उसके अगेंस्ट जो लियन प्रैक्टिस होता है उसको जनरल लियन कहते हैं। और जो लोन के अगेंस्ट आप गुड्स को होल्ड करते हो या डॉक्यूमेंट्स को आप होल्ड करते हो उसको स्पेशल लियन कहा जाता है। गुड्स के अगेंस्ट सॉरी लोन के अगेंस्ट जो गुड्स, जो ऑर्नामेंट्स, जो डॉक्यूमेंट्स आप होल्ड करते हो वो स्पेशल लियन कहलाता है। और जो किसी भी ट्रांजैक्शन के लिए, अकाउंट ओपनिंग के लिए जो डॉक्यूमेंट्स को आप होल्ड करते हो वो जनरल लियन कहलाता है। आई बात समझ में बेटा? बात समझ आई बेटा? यस सर। कॉपी करें, शाबाश।
ओके बेटा, यहाँ तक फॉलो करें, फिर 2 छोटे छोटे से शॉर्ट नोट और बाकी उसको भी कंटिन्यू करेंगे। लिखिए बेटा, मैं जरा चाय एंजॉय कर लूँ। सर जी बेटा। सर आपने एक केस बताया था जहाँ पर बैंक जो है वो एक कस्टमर को लोन प्रोवाइड करता है, ठीक है ना, और उसके गुड्स की पोजेशन जो है वो बैंक के पास होती है क्योंकि उसके पास इतना पैसा नहीं होता, तो वो स्पेशल लियन में आएगा? नहीं, मैंने आपको ये हाइपोथिकेशन में बताया था कि जब आपके पास सिक्योरिटीज नहीं होती तो आप उसी की पोजीशन को होल्ड कर लेते हो, वो आएगा स्पेशल लियन में, कि वो जो गुड्स हैं कस्टमर की जो उसी के पास है और वो यूज भी कर रहा है, लेकिन आपका राइट है उसके ऊपर, वो स्पेशल लियन है। जो हर वो लियन जो लोन के अगेंस्ट है, चाहे वो प्लेज है, हाइपोथिकेशन है, मॉर्गेज है, कुछ भी है, वो स्पेशल लियन है। ओके, क्लियर बेटा? अच्छा जी जी, सर। अब चूंकि आपने स्टैंडिंग ऑर्डर तो लिख लिया होगा, तो मैं स्टैंडिंग ऑर्डर को थोड़ा सा हाइड कर रहा हूँ और नीचे एक थर्ड जो है वो नोट लिख रहा हूँ। सर ये 4 था ना?
यहाँ तक पहुंचे बेटा, फिर बात करते हैं इन दोनों पे। ओके बेटा, आप सुनिएगा। देखिए, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट वो इंटरेस्ट रेट होता है जो बैंक्स चार्ज करते हैं। मिसाल के तौर पे जो आपको मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग के अंदर मैकेनिज्म में पढ़ाया था कि बैंक जो है वो 15% इंटरेस्ट लेता है बोरोवर्स से, तो वो 15% नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट कहलाता है। रियल सुन ले बेटा, फिर उसके बाद लिख लीजिएगा। रियल इंटरेस्ट रेट का मतलब होता है, देखो जो कुछ आप इंटरेस्ट में दे रहे होते हो, लाज़मी बात है उस पर इन्फ्लेशन का भी इम्पैक्ट होता है। इन्फ्लेशन मतलब जनरल प्राइसेस का इंक्रीज हो जाना, तो उस पर इन्फ्लेशन का भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। तो हम कह सकते हैं कि रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट वो होता है जिसमें से इन्फ्लेशन भी माइनस की जाती है, ताकि एक्चुअल पता चले कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना चार्ज हो रहा है। नीचे लिखा है ना, इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय डिडक्टिंग द इन्फ्लेशन रेट फ्रॉम द नॉमिनल इंटरेस्ट रेट। तो आप इन्फ्लेशन का फैक्टर ऐड करते हो तो वो रियल इंटरेस्ट रेट बन जाता है, यानी असल महंगाई कितनी हो रही है और आपको कितना पे करना है, तो कहीं जाके आपके पास रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट आता है। इकोनॉमिक्स का मौजू है, मैं बहुत ऊपर से पढ़ा रहा हूँ क्योंकि इसकी डिटेल में जाएंगे ना तो पूरा घंटा चाहिए होगा। तो यहाँ तक बेटा ये शॉर्ट नोट्स आपके कंप्लीट हो गए। अब घूम फिर के आपका एक चैप्टर रह गया है, वो है मार्केट्स। फाइनेंशियल मार्केट है, ठीक हो गया, और कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स हैं और मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स हैं। वो हार्डली इट विल टेक 2 आवर्स, 2 घंटे भी ज़्यादा है, 2 घंटे में इंशाल्लाह वाइंड अप करा दूंगा। कहेंगे तो मैं सैटरडे को एक्स्ट्रा क्लास करके करा दूंगा, इंटरनल के बाद क्लासेस नहीं लूंगा, और कहेंगे तो इंटरनल के बाद करा दूंगा, जैसे आप लोग बोलें, मुझे कोई मसला नहीं है। सर अगर आप इंटरनल से पहले करवा देंगे तो फिर वो इंटरनल में आएंगे ना? कैसे होशियार बच्चा है ना मेरा। हाँ, तो आप बोलोगे बाद में आएगा, नहीं मैं इंटरनल में ही आएगा ही नहीं, चाहे मैं बाद में कराऊं या पहले कराऊं। अब बोलो। मुझे तो याद है। सर बाद में करा दें। अच्छा ये बताओ कल का क्या रूटीन है? कल पहली क्लास है आपकी? एक मिनट में चेक दूसरी करके नहीं है, बताती हूँ। दूसरी नहीं है, तीसरी भी है। हिना का तो कोर्स एंड हो गया ना, तो कल थर्सडे है, कल हाँ। दूसरी क्लास तो आपकी नहीं है, पहली है और तीसरी है, सही है? हाँ। चलो छोड़ो, इंटरनल की बात करेंगे, टेंशन ना लो, करवा देंगे, बाद में करा देंगे, डोंट वरी, इजी फील चलेंगे इंशाल्लाह, बाद में करा देंगे, नथिंग टू वरी, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। सर कुछ लोगों को ना मिड टर्म के मार्क्स नहीं पता लगे, तो वो आप बताएंगे? मार्क्स मैंने चेक तो सारी पेपर कर लिए थे, लेकिन मेरे ख्याल से लिस्ट मैंने नहीं बनाई थी। लिस्ट बना के दिखा दूंगा आपको अगले वीक इंशाल्लाह, फारिग है हमारा, फर्स्ट क्लासेस नहीं है, तो अगले वीक में मैं आपको लिस्ट बना दूंगा, तो उसके बाद दिखा दूंगा, आपके ग्रुप पे लगा दूंगा मैं। अच्छा भाई मीटिंग मत छोड़िएगा, मैंने अटेंडेंस नहीं ली है। ओए होए होए, चला तो नहीं गया? चले भाई, यहाँ तक कॉपी करें, और जो जो कॉपी कर ले वो जा सकता है, उसको इजाज़त है, अटेंडेंस मैंने ले लिया है, और आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह इंटरनल्स में, कैसे ये आपको बता दिया जाएगा, इंशाल्लाह मुलाकात ज़रूर होगी आपसे। तो फिर
अगली नशिस्त में मिलेंगे, बशर्ते जिंदगी हो दस्तयाबी। थैंक यू बेटा एंड अल्लाह हाफिज। मीटिंग चल रही है, जो कॉपी करना चाहे कॉपी करता रहे।